जय हिंद छात्रों, आपका श्याम शिक्षा के चैनल श्याम शिक्षा महाविद्यालय के चैनल ज्ञान विज्ञान एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत विषय है ज्ञान पाठचर्या। ज्ञान पाठचर्या के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठचर्या के प्रकार। तो पाठचर्या के प्रकार को जानने से पहले हम पाठचर्या के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। पाठचर्या की विशेषताएं, पाठचर्या की अर्थ परिभाषा, पाठचर्या की क्या बोलते हैं महत्व, इन सारे तथ्यों को पढ़ चुके हैं। तो आइए हम आज जानने का प्रयास करते हैं पाठचर्या के प्रकार कि किस प्रकार एक पाठचर्या के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला है उदारवादी पाठचर्या। इसको और विस्तार से यहाँ जानेंगे कि उदारवादी पाठचर्या क्या होती है ना। और दूसरा है व्यवसायिक पाठचर्या कि व्यवसाय पर आधारित होती है, उसे व्यवसायिक पाठचर्या बोला जाता है। मिश्रित पाठचर्या अर्थात उदारवादी और व्यवसायिक दोनों आपस में मिला रहता है, उसको बोलते हैं मिश्रित पाठचर्या। तो ये मुख्य रूप से पाठचर्या के तीन प्रकार है ना। उदारवादी पाठचर्या, व्यवसायिक पाठचर्या और मिश्रित पाठचर्या, ये तीन प्रकार है। लेकिन इसके अलावा और भी पाठचर्या है ना, जिनको जानेंगे। तो पहला है विषय केंद्रित पाठचर्या, विषय केंद्रित या विषय आधारित पाठचर्या। नेक्स्ट है शास्त्रीय पाठचर्या, ठीक है। बाल केंद्रित पाठचर्या है ना, बाल केंद्रित अर्थात छात्र केंद्रित इसी को भी कहा जाता है। और ये है कोर पाठचर्या, क्रिया प्रधान पाठचर्या, अदृश्य पाठचर्या, इसी को हिडन करिकुलम या छिपा पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। तो ये और है इनके अलावा और छोटे छोटे और पाठचर्या के प्रकार हैं, तो उनको बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं उदारवादी पाठचर्या। तो यहाँ पर उदारवादी पाठचर्या का अर्थ है विशेषता, लाभ, सीमाएं, इनको जानेंगे। तो उदारवादी पाठचर्या को पहले समझते हैं। उदारवादी पाठचर्या पुराने समय अर्थात पुराने काल में प्रचलित था। उस काल के ऋषि मुनि छात्रों को उदारवादी पाठचर्या की शिक्षा देते थे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि उदारवादी पाठचर्या उसे कहते हैं जिसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ध्यान देने वाली बात है, उदारवादी पाठचर्या उसे कहते हैं जिसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, अर्थात व्यवसाय पर आधारित पाठचर्या नहीं होती है ना, उसे बोलते हैं उदारवादी पाठचर्या। अर्थात सामान्य सी मतलब पाठचर्या होती है ना, जैसे कि पढ़ाई का पाठचर्या, ITI है ना, ये नहीं होता। और थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि उदारवादी पाठचर्या कक्षा 1 से 10वीं तक है ना, अर्थात 10 तक की कक्षा को हम उदारवादी पाठचर्या कह सकते हैं, है ना। क्योंकि कक्षा 1 और 10 तक की जो कक्षा है उसमें व्यवसायिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, ठीक है, अर्थात व्यवसाय पर आधारित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कक्षा 1 और 10 की जो कक्षा है उसको उदारवादी पाठचर्या कहते हैं, ठीक है। उदारवादी पाठचर्या के अंतर्गत उनके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम होते हैं उनको छात्र क्या करते हैं, पढ़ते हैं और शिक्षक उनको पढ़ाते हैं, उसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इस प्रकार कह सकते हैं कि कक्षा 1 और 10 तक की कक्षा को हम उदारवादी कक्षा या उदारवादी पाठचर्या कह सकते हैं। इसके पहले और जानते हैं कि उदारवादी पाठचर्या की विशेषता को जानेंगे विस्तार से। इनके लाभ है, सीमाएं हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विशेषताएं कि किस प्रकार उदारवादी जो पाठचर्या है उनकी विशेषताएं हैं। तो पहला है संपन्न वर्गों के लिए शिक्षा। जो पहले जो पाठचर्या थी केवल संपन्न वर्गों के लिए ही था, लेकिन आज वस्तु स्थिति यह है कि जो उदारवादी जो शिक्षा है अर्थात उदारवादी जो पाठचर्या है वह केवल संपन्न वर्गों के लिए नहीं है, यह सभी जन सामान्य के लिए एक समान है, अर्थात सभी जन सामान्य को उदारवादी पाठचर्या के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाती है कि नहीं। आइए देखते हैं दूसरा, विशिष्ट विषयों का अध्ययन। उदारवादी पाठचर्या में विशिष्ट विषयों की अध्ययन कराया जाता है ना। संगीत,
संगीत कला, संगीत हो गया, गायन हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, अर्थात अनेक प्रकार की विशिष्ट विषयों का अध्ययन उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत कराया जाता है। ठीक है, यह एक विशेषता भी हो गया। आइए नेक्स्ट, औपचारिक विद्यालय की स्थापना। पहले औपचारिक विद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, जब ऋषि मुनि क्या बोलते हैं आश्रम में पढ़ाते थे तो वहां पर औपचारिक विद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। वो जहाँ घूमने के लिए जाते थे तो वहां पर धनुष विद्या सिखाते थे, है ना, आश्रम में तो कुछ सिखाते थे, पानी भरने कैसे मतलब बोलना है, ये सब मतलब उस समय औपचारिक विद्यालय की स्थापना नहीं थी। लेकिन आज आधुनिक भारत में देखा जाए या आधुनिक विश्व में देखा जाए तो जगह जगह औपचारिक विद्यालय की स्थापना की गई है, जहां पर बच्चे जाकर के पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ करके अपने ज्ञानार्जन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आइए, मानवीय मूल्य का विकास। ये जो उदारवादी पाठ्यचर्या की एक और प्रमुख विशेषता है कि इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत बालक अपने अंदर जो मानवीय मूल्य है उनका विकास करते हैं। संस्कार है, प्रेम है, दया है, परोपकार है, करुणा है ना, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार की जाती है, छोटों के साथ कैसे बातचीत की जाती है ना, और कहाँ पर क्या बोलना है, अनेक बातों की शिक्षा उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत दी जाती है। इसलिए कहा गया है कि इसमें मानवीय मूल्य का विकास होता है, यह एक प्रमुख विशेषता है। और एक छात्र जीवन में बालक के मानवीय मूल्य का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। अगर मानवीय मूल्य का विकास नहीं हो पाएगा तो भविष्य में उनके अनेक अनैतिक कार्य दिखने लग जाएंगे या सामने आ जाएंगे। इसलिए बचपन में ही छात्रों को मानवीय मूल्य की शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा 1 से 10 तक, है ना, उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत मानवीय मूल्य की शिक्षा प्रदान की जाती है ना, चाहे वह आदर्शवादी कहानी हो या अन्य मतलब महापुरुषों की कहानी हो, जिनके माध्यम से छात्रों के अंदर ये संस्कार, प्रेम, करुणा, दया भाव, सहानुभूति पैदा की जाती है। यह एक प्रकार के मानवीय मूल्य है। नेक्स्ट आइए, सर्वांगीण विकास से संबंधित उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत सर्वांगीण विकास से संबंधित बातचीत की जाती है। कैसे? क्योंकि इनके अंतर्गत हम अनेक प्रकार के विषय क्या करते हैं, पढ़ते हैं और छात्रों को पढ़ाते हैं, जैसे कि गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, है ना। इस प्रकार अनेक प्रकार की क्या करते हैं हम विषय को पढ़ाते हैं, जिनसे उनके अंदर क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हिंदी, है ना। तो इन सारे विषयों के माध्यम से छात्रों के अंदर सर्वांगीण विकास होना स्वाभाविक ही है। आइए नेक्स्ट आते हैं, सृजनात्मकता का विकास, है। तो सृजनात्मकता का विकास से तात्पर्य है कि बालक कैसे पढ़े, कैसे पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों का समावेश हो जिनसे बालकों के अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। तो इसके लिए तर्क, चिंतन, है ना, अधिक से अधिक कल्पना शक्ति का विकास हो, परिकल्पना कर सके, ऐसे ऐसे कोर्स अर्थात विषय को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए। शामिल करने से क्या होगा, उनके अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। वह सृजन कर पाएगा, वह कविता गढ़ पाएगा, वह कहानी कर पाएगा, उपन्यास, एकांकी जो कुछ भी है, या किसी खोज के बारे में वह सृजनशील बन सकेगा। इसलिए उदारवादी पाठ्यचर्या में सृजनात्मक शक्ति का या सृजनात्मकता का विकास किया जाता है, जिनसे बालक की बुद्धि का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट आइए, जिज्ञासा का समाधान। जो जिज्ञासु है ना, जो जिज्ञासु है उनकी बुद्धि लब्धि अन्य छात्रों की अपेक्षा ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो कहा जाए विचार है, जो प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट के लिए मूर्ख होता है, लेकिन जो प्रश्न ही नहीं पूछता वो हमेशा के लिए मूर्ख होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जिज्ञासा का समाधान, जब मनुष्य जिज्ञासा ही नहीं होगा अर्थात जिज्ञासाहीन होगा तो उनके अंदर प्रश्नों का समाधान कैसे होगा, वह अधिक से अधिक कैसे जान पाएगा। तो उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्या होता है, जिज्ञासा का समाधान किया जाता है कि बालक के अंदर क्या क्या जिज्ञासाएं हैं, क्या क्या उनको चाहिए, है ना। तो ये उदारवादी पाठ्यचर्या उनको क्या करती है, पूर्ण करती है। नेक्स्ट आइए, संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान।
आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। भारतीय संस्कृति कला, संगीत, साहित्य, परंपरा इत्यादि को हमारे पाठ्यचर्या में स्थान दिया गया है। कौन सी पाठ्यचर्या में? उदारवादी पाठ्यचर्या में, जिनसे हमें क्या होता है, संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान होता है कि हमारी सभ्यता कैसी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, मिस्र की सभ्यता कैसी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, है ना। उन जो भी मतलब सब्जेक्ट है उनका पाठ्यचर्या में स्थान होने से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानते हैं, है ना। संस्कृति में हमारे तीज त्योहार या जो परंपराएं हैं, होली पर्व, दीपावली पर्व, है ना, तो उन पर्वों के बारे में हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो वह पाठ्यचर्या में होती है, तो पाठ्यचर्या के माध्यम से हमें संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार हो गया यह उदारवादी पाठ्यचर्या की विशेषताएं, है। अगर किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9685200454। आइए जानते हैं उदारवादी पाठ्यचर्या के लाभ, कि उदारवादी पाठ्यचर्या के क्या क्या लाभ है, इनके बारे में जानेंगे। तो पहला है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का विकास, अर्थात जो उदारवादी पाठ्यचर्या है इनके अंदर बालकों के अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि उनके अंतर्गत अनेक प्रकार के ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम उन सृजनात्मक शक्तियों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और बच्चों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट आइए ज्ञान के नवीन मार्गों का विकास। अब उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत ज्ञान के नवीन मार्गों का विकास होता है। वो कैसे? क्योंकि पाठ्यचर्या में अनेक प्रकार के विषय वस्तु होते हैं। विषय वस्तु के माध्यम से छात्रों को अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं, है ना, और वह ज्ञान बालक के लिए बहुत ही उपयोगी है और आगे चलकर वही ज्ञान काम आता है। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान के नवीन मार्गों का विकास, तो वो किसके माध्यम से संपन्न होता है? वह उदारवादी पाठ्यचर्या के द्वारा ही संपन्न होता है और वह ज्ञान के नए नए मार्गों की खोज करता है। नेक्स्ट है बालक का संतुलित विकास। इनके अंतर्गत कहा गया है कि बालक के केवल एक पक्ष का विकास नहीं होता है बल्कि उनके सभी पक्षों का विकास होता है ना। उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत बालक क्या करता है, उसमें वह अध्ययन करता है, अध्ययन करते 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 उनके अंदर साहस, बुद्धि, ज्ञान, है ना, खेल इत्यादि में उनका क्या होता है, संतुलित विकास होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बालक के केवल सभी एक पक्षों का विकास नहीं होता बल्कि सभी पक्षों का विकास होता है। नेक्स्ट आइए नैतिक व चारित्रिक विकास। इनके बारे में आप जानते ही हैं कि किस प्रकार उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत नैतिक और चारित्रिक विकास होता है। जब पाठ्यचर्या निर्माण करते समय बालकों के नैतिक और चारित्रिक विकास को ध्यान में रखकर उन ऐसे पहलुओं को पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाता है जिनसे छात्रों का नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके, उनका चरित्र का विकास हो सके, वह कैसा मनुष्य बन सके, है ना, वह नैतिक मूल्यों प्राप्त कर सके, है ना, उनके अंदर सोच, समझ, ज्ञान, जिज्ञासा, दया, करुणा, शोक, है ना, इन सारे पहलुओं पर उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए कहा गया है कि उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत नैतिक और चारित्रिक विकास होता है ना। यह लाभ हो गया। नेक्स्ट आइए बुद्धिजीवियों का निर्माण। उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत जब बालक पाठ्यचर्या के अंतर्गत विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उनके अंतर्गत बुद्ध जीवों का निर्माण होता है। कहने का प्रयास उनकी बुद्धि शक्ति बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते उनके अंदर एक बुद्धिजीव बन जाते हैं, अर्थात बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बन जाते हैं और वह समाज के प्रति सोचते हैं, समाज के बारे में विचारते हैं, है ना, और समाज कैसा हो, हम अपने समाज को आगे कैसे ले जा सकते हैं, इस बारे में सोचते हैं। बहुत से ऐसे मतलब महान विचारक हुए जो ज्ञान की शक्ति पर ही आज अनेक प्रकार के अपने विचार दिए, अपने दर्शन दिए, है, अपना सुझाव दिए। तो इस प्रकार उदारवादी पाठ्यचर्या के द्वारा बुद्धिजीवियों का निर्माण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट शिक्षा को व्यवसाय से पृथक। अब इसमें कहा गया है कि इसमें उदारवादी पाठ्यचर्या में क्या है, व्यवसायिक शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब
है ही नहीं है। अर्थात उदार पाठ्यचर्या में व्यवसायिक शिक्षा का नामो निशान नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि शिक्षा को व्यवसाय से पृथक करना, अर्थात जो छात्रों को शिक्षा देना है हम वही शिक्षा देंगे, लेकिन व्यवसाय पर आधारित शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पर व्यवसाय को वहाँ पर अलग रख दिया है और शिक्षा को अलग रख दिया है और कहा गया है कि पहले मनुष्य अर्थात बालक शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षा क्या है उनके बारे में जाने और शिक्षा के जो मूल उद्देश्य है ना, चारित्रिक विकास करना, नैतिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, व्यक्तिगत विकास करना, यह जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा को व्यवसाय से अलग किया गया है। नेक्स्ट आइए, बड़े वर्ग को शिक्षित करना सरल। अब आप सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बड़े बड़े वर्ग के लोग रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित करना सरल है उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत, है ना। अगर मान लीजिए हम व्यवसायिक शिक्षा दे देंगे, है ना, तो सभी को हम व्यवसायिक शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए एक ITI केंद्र है ना। ITI केंद्र में मान लीजिए कोपा में 25 सीट है ना, और छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोपा करना चाह रहे हैं, तो हम सभी व्यक्ति को व्यवसायिक शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन हम सभी को उदारवादी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बड़े वर्ग को शिक्षित करना सरल है, ठीक है, बड़े वर्ग को शिक्षित करना सरल है। नेक्स्ट आइए, शिक्षकों के विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं, मतलब शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षकों को कोई विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। आज आप थोड़ा देखेंगे कि जो व्यवसायिक शिक्षा है उसमें व्यवसाय पर आधारित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तभी वह छात्रों को उनसे संबंधित प्रशिक्षण बच्चों को करवाता है। तो इस प्रकार कहा गया है कि उदारवादी जो पाठ्यचर्या है इनके अंतर्गत जो शिक्षक है उनको विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, जो साधारण से प्रशिक्षण है वही प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षकों की विशिष्ट प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आइए, शिक्षा का लोक व्यापीकरण। लोक व्यापीकरण का तात्पर्य है कि शिक्षा केवल एक व्यक्ति को न मिल करके भारत के सभी व्यक्तियों को मिले, ठीक है, भारत के सभी व्यक्ति को मिले। इस प्रकार उदारवादी पाठ्यचर्या का एक और लाभ यह है कि उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम भारत के सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया शिक्षा का लोक व्यापीकरण, है ना। थोड़ा सा उदाहरण की ओर चलते हैं। लॉर्ड मैकाले ने कहा है कि भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है, हम जन सामान्य को शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि बहुत बड़ा देश है ना, जन सामान्य को शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने कहा था कि हम उच्च वर्गों को शिक्षा देंगे, लेकिन उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत यह कहा गया है, यह लाभ है कि शिक्षा का लोक व्यापीकरण, अर्थात शिक्षा जन सामान्य तक मिले, अर्थात कोने कोने तक पहुंचे, है ना, कोई छूट ना पाए, है ना, जिससे क्या हो सभी मतलब ज्ञान की वृद्धि कर सके, अपने आर्थिक स्तर को सुधार सके, सोच सके, चिंतन कर सके। इसलिए उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षा का लोक व्यापीकरण करने की बात कही है और लोक व्यापीकरण से जन सामान्य को शिक्षा प्राप्त होगा, जिनसे क्या बोलते हैं देश को लाभ होगा और राष्ट्र की जो क्या कहा जाए जो अन्य देशों की अपेक्षा हमारा राष्ट्र सुदृढ़ और मजबूत होगा। इसीलिए लोक व्यापीकरण की बात कही है। अब आते हैं उदारवादी पाठ्यचर्या की सीमाएं, ठीक है, कि उदारवादी पाठ्यचर्या की क्या क्या सीमाएं हैं, मतलब किस सीमा तक वह सही है, किस सीमा तक गलत है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले व्यावसायिक कौशल का अभाव। इसलिए व्यावसायिक कौशल का अभाव देखा जाता है क्योंकि उदारवादी पाठ्यचर्या में व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, इसलिए व्यावसायिक कौशल का अभाव देखा जाता है, अर्थात व्यवसाय से संबंधित कोई कौशल उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जाता। तो ये हो गया व्यावसायिक कौशल का अभाव, स्पष्ट रूप से देखा जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट आइए, शिक्षित बेरोजगारी में वृद्धि। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 से लेकर हम 10 तक पढ़ रहे हैं, है ना, वहाँ क्या है, व्यावसायिक शिक्षा है ही नहीं है, व्यावसायिक शिक्षा है ही नहीं है ना। उसके बाद हम 11वीं पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, कॉलेज भी करते हैं
और पीजी भी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। ये सब पढ़ करके हम क्या हो रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारी तो हो रहे हैं, है ना, शिक्षित बेरोजगार तो हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या होगा, व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो उस व्यवसाय से संबंधित हम ज्ञान या नौकरी कैसे प्राप्त करेंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि उदारवादी पाठ्यचर्या की एक सीमाएं हैं जिनके अंतर्गत जो पढ़ लिख करके क्या हो रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारी में वृद्धि हो रहा है या हो ही रहे हैं। इसके पहले महात्मा गांधी जी ने कहा है कि पाठ्यचर्या में, उदारवादी पाठ्यचर्या में व्यवसायिक शिक्षा को भी डाला जाए। उन्होंने अपना शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव दिया था, उनको बोलते हैं, चलिए छोड़िए, है ना, तो उनके तहत वह सुझाव दिया था कि कुछ व्यवसाय पर आधारित पाठ्यक्रम में डाला जाए जिससे छात्रों को रोजगार प्राप्त हो, कुटीर उद्योग हो, हाथों का कसरत हो, है ना, पैरों का कसरत हो, ऐसे मतलब विषयों को पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाए। इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने कहा था। आइए नेक्स्ट, सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। ठीक है, सिद्धांत अर्थात नियम हो गया, व्यवहार अर्थात जो हम करते हैं, है ना। तो जो उदारवादी शिक्षा है वह सिद्धांत पर निर्धारित है, आधारित है। उदारवादी शिक्षा है वह सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए आधारित है क्योंकि उसमें नियम होते हैं, और जो व्यवसायिक शिक्षा है वह व्यवहार पर आधारित है, हम करने पर बल देते हैं, अर्थात करके शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार दोनों में अंतर देखा गया है, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखा गया है, इसलिए यह उदारवादी पाठ्यचर्या की एक और सीमाएं अर्थात माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं बोझिल पाठ्यचर्या। इसलिए बोझिल पाठ्यचर्या यहाँ पर कहा गया है क्योंकि उदारवादी पाठ्यचर्या है, इसमें केवल बच्चों को सामान्य शिक्षा देने की बात कही गई, कोई विशिष्ट शिक्षा देने की बात नहीं कही गई है, इसलिए यह बोझिल पाठ्यचर्या है। बोझिल पाठ्यचर्या एक और क्योंकि कर के सीखने पर बल नहीं दिया जाता, कर के सीखने पर बल नहीं दिया जाता, है ना, और बच्चे क्या हो जाते हैं, उब जाते हैं और आगे चल करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, आगे चल के छोड़ देते हैं। बहुत से हमारे ऐसे मतलब छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है कि कुछ साल पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई बंद कर देते हैं, इसलिए बंद कर देते हैं बोझिल पाठ्यचर्या के कारण। पहले और बोझिल पाठ्यचर्या था, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया और पाठ्यचर्या को थोड़ा सरल बनाया गया ताकि जन सामान्य को साधारण शिक्षा प्राप्त करे और क्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या पूरा करने के बाद ही वह आगे बढ़े, बीच में ना छोड़े, इसलिए जो पाठ्यक्रम है उसको सरल बनाया गया है। नेक्स्ट आइए, क्रियात्मक पक्ष की अवहेलना। अब क्रिया, है ना, जो ये उदारवादी जो पाठ्यचर्या है वह क्रिया प्रधान नहीं है, लेकिन जो व्यवसायिक शिक्षा है वह क्रियात्मक पक्ष पर बल देता है, अर्थात क्रिया करने पर बल देता है। जब छात्र क्रिया नहीं करेगा, कुछ कार्य नहीं करेगा, है ना, तो वह कैसे सीखेगा, कैसे वह ज्ञान अर्जन प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार क्रियात्मक पक्ष की अवहेलना कही गई है, एक और मतलब माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट आते विशिष्ट वर्ग के लिए, यह जो उदारवादी शिक्षा है उच्च वर्गों के लिए है, या कहा जाए जिनके पास धन दौलत है, ठीक है, धन दौलत है और उन्हें क्या चाहिए, एक प्रकार की डिग्री चाहिए, है ना, तो वह क्या होता है, पढ़ लेता है, मतलब 10वीं पढ़ लेता है, 11वीं 12वीं, इस प्रकार से पढ़ते जाता है। पढ़ने के बाद क्या होता है, वो अपनी डिग्री को संभाल करके रखा रहता है ना, और उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये उदारवादी शिक्षा है वह विशिष्ट वर्ग के लिए है, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं है, केवल विशिष्ट वर्गों के लिए है। नेक्स्ट आइए, सारा त्याग वृद्धि। जी, उदारवादी पाठ्यचर्या, इसके पहले हमने पढ़ा कि यह बोझिल है, अगर पाठ्यचर्या बोझिल होगा तो सारा त्याग में वृद्धि होगी, अर्थात अपव्यय अवरोधा में वृद्धि होगी, ठीक है। इस प्रकार का ये माइनस पॉइंट है। तो ये हो गया सीमाएं, ठीक है, यह हो गया सीमाएं, और इन सीमाओं को दूर करके हम उदारवादी शिक्षा को और अच्छा बना सकते हैं, है ना, और सुदृढ़ मजबूत बना सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो बालकों के मन, मस्तिष्क, दिमाग, हाथ इत्यादि की कसरत कराए, लेकिन उदारवादी पाठ्यचर्या ये सब करने में असमर्थ है। लेकिन हम अगर
अलग रूप से देखें तो उदारवादी पाठ्यचर्या भी अपने आप में सही है, जो ये है ना, या फायदेमंद है या शिक्षकों के लिए अच्छा है ना। दूसरा पक्ष है, तो कोई भी जो पहलू होता है उनके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो माइनस और प्लस, है ना। तो हम केवल इनके जो माइनस पक्ष है उन पर ध्यान नहीं देना, बल्कि इनके प्लस पक्षों पर भी ध्यान देना है ना। तो इनके उपयोग से भी हम उदारवादी पाठ्यचर्या में और अच्छे से मतलब कुछ ऐसे विषयों को डाल सकते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं आदर्शवादी विषयों को डाल करके हम बच्चों को उनकी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका उदारवादी पाठ्यचर्या की सीमाएं और ये लाभ, है ना। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट।